हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रेस। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे एएलपी सीबीटी 2 के लिए मैकेनिकल ग्रुप का जितने भी बच्चे मैकेनिकल ग्रुप का होंगे हम इसको देखेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व पेपर को देखेंगे और आपको बता दें कि क्वेश्चन जो है कब पूछा गया था। तो ये सभी क्वेश्चन जो है आपका 21/1/2019 को सेकेंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। और आपको बता दें कि इस तरह से क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो प्रीवियस ईयर सेट को भी आप लगा करके जा सकते हैं। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जो कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक पिन किया रहेगा। और एक बार वीडियो को अवश्य देखिएगा और इस पीडीएफ को देख करके आप एग्जाम में जाइएगा। आप 100% एक्यूरेसी के साथ पास हो सकते हैं। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा होगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि एक फिक्सर होता है का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, फिक्सर का उपयोग कब करते हैं हम, तो वर्क पीस को ड्रिल करने हेतु, वर्क पीस को पकड़ने हेतु, वर्क पीस को काटने हेतु, टूल को निर्देश देने के लिए। तो देखिए, वर्क फिक्सचर का हम उपयोग कब करते हैं, तो वर्क पीस को पकड़ने हेतु या किसी टूल को वहाँ पे रखना होता है। देखिए, फिक्सचर का उपयोग जो होता है मध्यम में भारी आकार के वर्क शीपों के लिए वर्क पीस के लिए किया जाता है। क्योंकि फिक्सचर मशीन टेबल पर फिक्सचर जो होता है फिक्सर मशीन टेबल पर फिक्स किया जाता है। यह उत्पादन कारक है जिसके कार्य वर्कपीस का पता लगता है और रखना होता है। यह काटने के लिए उपकरण जैसे मार्गदर्शन नहीं करता है, लेकिन उपकरण को ब्लॉक और फीजर गेज आदि की मदद से हटाने के लिए काम करता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका, फिक्सचर का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो वर्क पीस को पकड़ने के लिए हम फिक्सचर का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि धातु का एक यांत्रिक गुण है। तो देखिए, धातु का यांत्रिक गुण कौन सा होता है, तो देखिए रंग यांत्रिक गुण नहीं है। कठोरता, वजन, बुरी बैड कंडक्टिविटी। तो देखिए, धातु का बैड कंडक्टिविटी तो होता नहीं है। गुड धातु जो होता है कंडक्टिव होता है। तो इसमें ऐसा जो हो जाएगा आपका कठोरता हो जाएगा कि कठोरता धातु का एक यांत्रिक गुण होता है। कठोरता धातु का एक यांत्रिक गुण होता है जिसके कारण वह धातु दूसरे धातु से आसानी से काट लेते हैं। धातु की कठोरता मशीन के द्वारा विकर्स बनेल से रैकबेल है। जो धातु खरोच लगा लेता है या काट लेता है, वह काटने वाली धातु को हार्ड होती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, कठोरता हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु का ग्रेड वी ब्लॉक में उपयोग किया जाता है। तो देखिए, वी ब्लॉक पूछा गया है कि वी ब्लॉक में उपयोग किया जाता है। तो कास्ट आयरन का, कास्ट स्टील, कास्ट आयरन, हाई स्पीड स्टील, हल्का स्टील। तो इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो कठोर स्टील या कच्चे लोहे से बने होते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कास्ट आयरन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेथ मशीन में टर्निंग ऑपरेशन द्वारा किस प्रकार के सरफेस का निर्माण किया जाता है। तो देखिए, लेथ मशीन में जब हम टर्निंग ऑपरेशन करेंगे तो टर्निंग ऑपरेशन के द्वारा हम किस प्रकार के सरफेस का निर्माण करते हैं, तो आयताकार सरफेस का हम निर्माण करते हैं। आयताकार सरफेस नहीं, सिलेंडरनुमान और बेलनाकार। जैसे कि देखिए, आयताकार सरफेस को अगर हम फिट करते हैं या वर्गाकार को फिट करेंगे तो दोनों तो सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम किसका उपयोग करेंगे, तो सिलेंडरनुमान और बेलनाकार का यूज किया जाता है टर्निंग ऑपरेशन में। और इसमें बोला किया जाता है कि टर्निंग एक मशीन जो होता है वर्कपीस को बेलनाकार टर्निंग एक मशीनिंग क्रिया है जिसमें टूल द्वारा घूमती हुई जॉब की कटाई करके उसे निश्चित आकार प्रदान करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको देखिएगा, आप अगर इन केस अगर लेथ में मशीन चलाए होंगे तो यहाँ पे देखिएगा, और यहाँ पे एक मान लेते हैं कि सेफ्ट लगा हुआ है और यहाँ पे एक जो होता है आपका टूल लगा रहता है। जैसे ये जो होता है आपका रोटेट करते रहता है, इस तरह से रोटेट करते रहता है टूल। यहाँ पे धीरे धीरे अगर बढ़ा धीरे धीरे जो इसका टूल जो होता है फीड दिया जाता है, तो इसके जो मटेरियल जो होते हैं धीरे धीरे कटते चले जाते हैं। तो मटेरियल कौन सा होना चाहिए, तो वर्गाकार होना चाहिए। वर्गाकार नहीं, सिलेंडरनुमाकार होना चाहिए, बेलनाकार होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि जीआई पाइप पर खाली स्थान का आवरण होता है। तो देखिए, गैल्वेनाइजेशन पाइप बोला ही गया है। तो गैल्वेनाइजेशन पाइप पर किसका आवरण चढ़ा होता है, तो गैल्वेनाइजेशन पाइप पर जो होता है जिंक के आयरन चढ़ाया जाता है।
गैल्वेनाइजेशन पाइप पे जो होता है आपका जिंक का जो होता है आयरन चढ़ाया जाता है, जंग से बचने के लिए वहाँ पे हम जिंक का आयरन चढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वर्नियर के डेप्थ गज का न्यूनतम काउंट कितना होता है। तो देखिए आपको पहले मिल गया न्यूनतम काउंट मिल गया, मतलब कि आपका जो है न्यूनतम काउंट कहने का मतलब कि आपका लिस्ट काउंट देखने को इसमें पहले ही क्वेश्चन एक मिला। ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो इसमें जो है 2-3-4 ठो दिया गया है लिस्ट काउंट के बारे में, तो हम ईच एंड एवरी का लिस्ट काउंट देख करके चलेंगे, क्योंकि एग्जाम में एक नए क्वेश्चन जरूर लिस्ट काउंट से देखने को मिलेगा। तो वर्नियर के डेप्थ गज का न्यूनतम काउंट कितना होता है। तो वर्नियर के डेप्थ गज का न्यूनतम काउंट जो होता है आपका 0.02 मिलीमीटर होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि एक बाहरी माइक्रोमीटर, क्वेश्चन क्या होता है कि एक बाहरी माइक्रोमीटर में नकारात्मक त्रुटि है, एक बाहरी माइक्रोमीटर में नकारात्मक त्रुटि है, सही रीडिंग ली जा सकती है। तो वास्तविक रीडिंग में नकारात्मक 2 बार जोड़कर, वास्तविक रीडिंग में नकारात्मक त्रुटि के 2 बार कम करके, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। वास्तविक रीडिंग में नकारात्मक त्रुटि को कम करके, ये भी नहीं होगा। तो वास्तविक रीडिंग में जो होता है नकारात्मक त्रुटि को जोड़ करके हम क्या कर सकते हैं, सही रीडिंग ले सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके होता है बाहरी माप लेने के लिए माइक्रोमीटर के बाहरी माइक्रोमीटर के रूप में ली जाती है। बाहरी माइक्रोमीटर को एक ऋणात्मक गुत्ती होती है। छेद और व्यास को मापने के लिए एक आंतरिक माइक्रोमीटर का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि किस प्रकार का रख रखाव सबसे प्रभावी होता है। तो ब्रेक डाउन रख रखाव, जोखिम आधारित रख रखाव, निवारक रख रखाव, शट डाउन रख रखाव। तो देखिए किस प्रकार का रख रखाव सबसे प्रभावी होता है। तो जोखिम आधारित रख रखाव जो होता है आपका सबसे प्रभावी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे कि पुर्जों को तेज़ी से चेकिंग करने के लिए डायल फेस को क्या जोड़ा जाता है। तो देखिए पुर्जों को अगर तेज़ी से हमको अगर चेकिंग करना है तो डायल फोर्स में हम क्या बोलते हैं, जोड़ते हैं, तो टॉलरेंस पॉइंटर जोड़ते हैं। तो देखिए टॉलरेंस पॉइंटर का जो होता है डायल फेस में जोड़ा जा सकता है। इस संकेत के द्वारा किसी भी सहिष्णुता चाहे द्विपक्षीय या एक तरफ डायल गेज पर स्पष्ट रूप से इंगित किया जा सकता है। एक केंद्र में स्थित होता है और इन्हें एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से घुमाए और नोट्स के माध्यम से स्थानांतरित किया जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका टॉलरेंस पॉइंटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि का उपयोग करके एक मिश्र धातु इस्पात की तनशीलता मजबूती में सुधार लाई जा सकती है। क्वेश्चन क्या बोला गया है कि किसका उपयोग करके जो है मिश्र धातु में इस्पात की जो होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ में सुधार ले जा सकती है। तो निकेल को जोड़ करके हम जो है एक जो है मिश्र धातु में टेंसाइल स्ट्रेंथ में सुधार ला सकते हैं। जैसे कि देखिए मिश्र धातु में तनशीलता मजबूती टेंसाइल स्ट्रेंथ में सुधार की जा सकती है। निकेल टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, यह तापमान की महत्वपूर्ण सीमा को बढ़ाता है। निकेल का प्रयोग करने से जंग नहीं लगता है। निकेल स्टील में कार्बन की मात्रा जो होती है 0.2% से 0.7% तक होती है। इसका उपयोग समुद्री जहाज बनाने में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इस्पात की कठोरता खाली स्थान वृद्धि होती है। तो देखिए हवा में धीमी गति शिथिलता से, कार्बन का प्रतिशत घटाने से, हवा में प्रतिशत गति से, तो कार्बन का प्रतिशत बढ़ाने से। तो देखिए इस्पात की कठोरता जो होती है कार्बन की प्रतिशतता बढ़ाने से होती है। और इसमें कार्बन की प्रतिशतता कितनी होती है, तो 0.75 से लेकर के 1.5% तक ऐड की जा सकती है। इसे ऊष्मा उपचार द्वारा ज़्यादा हार्ड किया जा सकता है तथा इसे 370 डिग्री टेम्पर पर भी किया जा सकता है। इसका उपयोग जो होता है धार वाले कटिंग टूल बनाने के लिए किया जाता है। कार्बन स्टील मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील। तो कार्बन स्टील पर आपके 3 प्रकार के हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाए कि मशीन रीमर से छेद को बड़ा करने के लिए कटिंग स्पीड और फीड रेट के चयन हेतु निम्न में से कौन सा कारक नहीं है। क्वेश्चन को देखिए कि मशीन जो है रीमर से छेद को बड़ा करने के लिए कटिंग स्पीड और फीड रेट के चयन हेतु निम्न में से कौन सा कारक नहीं होगा। तो फिक्चर की कठोरता, रीमर की सामग्री, रीमर का व्यास, जॉब की सामग्री थी। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका फिक्चर की कठोरता पे डिपेंड नहीं
नहीं करता है, तो बाकी सब पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सी पारंपरिक प्रकार की बिल्डिंग प्रक्रिया नहीं है। तो देखिए घर्षण ही जो हो जाएगा आपका पारंपरिक प्रकार की बिल्डिंग प्रक्रिया नहीं है, बट आर्क बिल्डिंग जो है आपका पारंपरिक प्रकार के है, प्रतिरोधक बिल्डिंग भी पारंपरिक है, गैस बिल्डिंग भी पारंपरिक है, बट घर्षण बिल्डिंग जो है यहाँ पे पारंपरिक प्रकार की बिल्डिंग प्रक्रिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि छेद के आकार को बड़ा करके और इसके सरफेस फिनिशिंग को बढ़ाने की प्रक्रिया को खाली स्थान के रूप में जानते हैं। तो देखिए छेद के आकार को बड़ा करके, यहाँ पे एक मान लेते हैं कि होल है हमारे पास और एक छेद है, और बड़ा करके इसके सरफेस फिनिशिंग को बढ़ाने की प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे। तो देखिए ड्रिलिंग के द्वारा तो हम छेद करते हैं तो ड्रिलिंग नहीं होगा, पेचिंग भी नहीं हो जाएगा, पेचिंग के द्वारा जो हम किसी भी चीज़ को छेद करके वहाँ पे फिट करते हैं तो ये भी नहीं होगा, काउंटर सिंकिंग भी नहीं होगा। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा। बोरिंग क्या होता है, बोरिंग क्या होता है कि देखिए बोरिंग ड्रिलिंग मशीन पर की जाती है। इसका प्रयोग सुराख के बड़े साइज को बनाने के लिए किया जाता है। जैसे हम ड्रिलिंग किए और हम ड्रिलिंग किए और हमारे जो है वस्तु के अनुसार ड्रिलिंग फिट नहीं हो रहा है तो हम उसको क्या करेंगे, बोरिंग करेंगे, और बोरिंग कर करके हम वस्तु के अनुसार उसको फिट करेंगे। तो यही यहाँ पे आंसर पूछना हो चाह रहा है। आगे देखते हैं कि कॉपर और जिंक के मिश्रण को क्या बोलते हैं। तो देखिए Cu+Zn के मिश्रण को हम क्या बोलते हैं। तो कॉपर और जिंक के मिश्रण को हम क्या बोलते हैं, तो पीतल बोलते हैं यहाँ पे। और कॉपर और प्लस एसएन के मिश्रण को क्या बोलेंगे, तो कांसा बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि आप किसी स्विच बोर्ड में छेद करना चाहते हैं तो खाली स्थान का उपयोग करेंगे। यदि आप जो है स्विच बोर्ड में छेद करना चाहते हैं तो आप खाली स्थान किसका उपयोग करेंगे, तो पिलर ड्रिल मशीन का यूज नहीं करेंगे, बेंच ड्रिल का भी नहीं करेंगे। रेडियल ड्रिल जो तो है बड़े बड़े चीज़ों को ड्रिल करने के लिए किया जाता है, तो इससे में हम हैंड ड्रिल मशीन का यूज करते हैं। किसके लिए, तो स्विच बोर्ड में जो होता है छेद करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस फोर्जिंग विधि से बोल्ट का उत्पादन किया जाता है। तो देखिए ऑफसेट फोर्जिंग बिल्डिंग हथौड़ा फोर्जिंग विधि से नहीं होगा, हॉट बार फोल्डिंग विधि, ऑफसेट फोर्जिंग विधि, हथौड़ा फोर्जिंग हो जाएगा, प्रेस फोर्जिंग हो जाएगा, हॉट बार फोर्जिंग हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 17 का जो हो जाएगा कि ऑफसेट, जॉब की लंबाई कम करने तथा जॉब को व्यास मोटाई पे बढ़ाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं, तो ऑफसेट फोर्जिंग विधि के द्वारा जो होता है बोल्ट का उत्पादन किया जाता है, तो ऑफसेट फोर्जिंग विधि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाइड्रोलिक लिफ्ट के लिए पेट्रोलियम तेल की चिपचिपाहट विस्कोसिटी होती है। तो देखिए हाइड्रोलिक लिफ्ट में जो होता है पेट्रोलियम तेल की चिपचिपाहट ज़्यादा होना चाहिए, ऊंच होना चाहिए। ऊंच इसलिए होता है, देखिए ऊंच इसलिए होता है कि हाइड्रोलिक लिफ्ट पास्कल के नियम के सिद्धांत पे काम करती है। हाइड्रोलिक द्रव का उपयोग न केवल इसके स्नेह के लिए किए जाते हैं बल्कि ऊर्जा को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचाने के लिए भी किया जाता है। हाइड्रोलिक तरल पदार्थ है, चिपचिपाहट और तापमान का लगभग रैखिक संबंध होते हैं। तेल की चिपचिपाहट से आमतौर पर उच्च तापमान घट जाते हैं। अत्यधिक तापमान में भी प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए उच्च चिपचिपाहट सूचकांक पर तेल बेहतर होना चाहिए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऊंचे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हथौड़ा किस पदार्थ के बने होते हैं। तो हथौड़ा जो होता है आपका कास्ट आयन, माइल्ड स्टील, ड्रॉप फोर्ज कार्बन स्टील, रॉट स्टील। तो हथौड़ा जो होता है आपका ड्रॉप फोर्ज कार्बन स्टील का बना होता है। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि कौन सा नट वाशर के साथ षष्ठकोणीय होता है। तो देखिए पूछा गया है कौन सा नट जो होता है वाशर के साथ षष्ठकोणीय होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका फ्लैंज नट जो होता है आपका वाशर के साथ षष्ठकोणीय होता है। यह एक नट है जिसके एक सिरे पर विस्तृत निकला होता है, किनारा होता है और एक एकीकृत वाशर के रूप में कार्य करता है। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस छिद्र का व्यास जांचने के लिए किस गेज का उपयोग करते हैं। तो देखिए किसी छिद्र का अगर हमको व्यास निकालना है तो हम क्या करेंगे, स्क्रू पेच का नहीं यूज करेंगे, रिंग गेज भी नहीं होगा, फिलर गेज भी नहीं होगा। तो हम ऑप्शन कौन सा करेंगे, तो 21 का ए करेंगे कि हम किसी छिद्र का व्यास जाँचने के लिए हम बोर गेज का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी मास्टर हाइट गेज का उपयोग खाली स्थान मापने के लिए किया जाता है। तो
किसी मास्टर हाइट गेज का उपयोग जो होता है खाली स्थान मापने के लिए किया जाता है। तो किसी मास्टर हाइट गेज का उपयोग जो होता है पिच मापने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा पिच हो जाएगा। मास्टर ऊंचाई गेज का उपयोग ऊंचाई गेज सेट करने के लिए किया जाता है जो परिशुद्ध मानक प्रदान करता है। मास्टर ऊंचाई गेज मूल रूप से एक मजबूती आवास के साथ गेज ब्लॉकों को ढेर है। इसका उपयोग रीसर ब्लॉक के साथ किया जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका पिच हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पे कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बाद बीजगणितीय अंतर को क्या कहा जाता है। तो देखिए अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बाद बीजगणितीय अंतर को हम क्या बोलेंगे। तो बीजगणितीय अंतर को हम बोलते हैं यहाँ पे टॉलरेंस बोलते हैं। तो अपर लिमिट हाई लिमिट लोअर लो लिमिट के साइज के अंतर को टॉलरेंस बोलते हैं। हाई लिमिट बेसिक साइज से जितना ज़्यादा बनने की छूट दी जाती है उसको हाई लिमिट बोला जाता है। लो लिमिट जो होता है बेसिक साइज से जितना कम की छूट दी जाती है उसको लो लिमिट बोलते हैं। टॉलरेंस का प्रकार देखेंगे तो यूनिलेटरल टॉलरेंस होता है, बाइलेटरल टॉलरेंस होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कि हाई लिमिट और लो लिमिट के साइज के अंतर को हम क्या बोलते हैं। तो टॉलरेंस बोलते हैं। आगे देखते हैं कि सॉफ्ट के लिए बेयरिंग में आमतौर पर किस बेल्ट का उपयोग किया जाता है। तो सॉफ्ट देखे होंगे सैफ्ट होता है कि सैफ्ट के लिए बेयरिंग में आमतौर के हम किस प्रकार के बेल्ट का उपयोग करते हैं। तो आमतौर पे जो हम होते हैं स्क्वायर हेड बेल्ट का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा यहाँ सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेट का आयाम खाली स्थान के आधार पर व्यक्त किया जाता है। जो कि नट का जो है आयाम जो है खाली स्थान के आधार पर व्यक्त किया जाता है। तो बोल्ट के शीर्ष पर, बोल्ट के नाममात्र व्यास पर, बोल्ट के पिच व्यास पर, बोल्ट का बोर व्यास पे। तो नट का आयाम जो होता है बोल्ट हेड या नट के आयामों के बोल्ट के नाममात्र व्यास पे जो होता है फिट की जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा यहाँ सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि बड़े बैच उत्पादन के लिए किस ड्रिल का उपयोग किया जाता है। तो बड़े बैच उत्पादन के लिए किस ड्रिल मशीन का यूज करते हैं। तो बड़े ड्रिल मशीन का, अपराइट ड्रिल मशीन का, सेंसिटिव बेंच ड्रिल मशीन का, हेड ड्रिल मशीन का। तो बड़े बैच उत्पादन के लिए देखिए क्वेश्चन भी देखिए कि बड़े बैच उत्पादन के लिए किस ड्रिल का मशीन का यूज करेंगे। तो बड़े ड्रिल मशीन का यहाँ पे यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। इसका उपयोग जो होता है हल्के प्रकार के ड्रिलिंग काम के लिए किया जाता है। यह छोटे छोटे छेद ड्रिल करने के लिए आमतौर पर किया जाता है। यह जो होता है एक प्रकार का एकाधिक स्पिंडल ड्रिलिंग उपकरण है जिसमें स्पिंडल को एक पंक्ति क्रमबद्ध में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्रत्यक्ष उपकरण का एक के प्रकार है। तो देखिए स्क्राइबर जो होता है आपका किसी भी धातु पे निशान लगाने के लिए किया जाता है। डिवाइडर जो होता है आपका प्रत्यक्ष नहीं है। डिवाइडर जो होता है यहाँ पे प्रत्यक्ष नहीं होता है। डिवाइडर जो होता है स्थानांतरित करने वाली दूरी को मापता है। ओड लेग कैलिपर और वर्नियर कैलिपर। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका वर्नियर कैलिपर जो होता है आपका प्रत्यक्ष माप करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हल्के शीट मेटल में काम में किस रिविट का प्रयोग करते हैं। तो हल्के शीट मेटल के काम में हम पैन हेड रिविट, ब्लाइंड रिविट, टिनमेन रिविट, बॉटम हेड रिविट। तो हल्के शीट मेटल में हम किसका यूज करते हैं। तो टेन मेन रिविट का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि एक रैग बोल्ट खाली स्थान का प्रकार होता है। तो एक रैग बोल्ट जो होता है हैवी ड्यूटी बोल्ट, फाउंडेशन बोल्ट, लॉकिंग बोल्ट, बेल्ट बोल्ट। तो एक रैग बोल्ट जो होता है रैग बोल्ट जो होता है आपका रैग बोल्ट जो होता है आपका मशीन के सरफेस फिट करने के लिए किया जाता है। तो फाउंडेशन बोल्ट का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 29 का बी हो जाएगा। इस बोल्ट के कुछ भागों को नीचे फर्श में दबा दिया जाता है। जैसे कि मानते हैं कि रैग बोल्ट जो होता है इसको फाउंडेशन बोल्ट बोलते हैं। तो इसके कुछ भाग को जो होता है आपको ज़मीन में दबा दिया जाता है और इसके ऊपर जो होता है मशीन को फिट कर दिया जाता है ताकि जब मशीन चले तो घर्षण के कारण जो होता है वाइब्रेशन के कारण इसको हिले डोले नहीं। तो इसीलिए जो होता है
रैग बोल्ट का प्रयोग करते हैं। रैग बोल्ट जो होता है आपका फाउंडेशन बोल्ट के अंतर्गत आता है। इसका प्रकार फाउंडेशन बोल्ट का आई फाउंडेशन बोल्ट होता है, रेग बोल्ट होता है, लेविस बोल्ट होता है, कॉटर बोल्ट होता है। तो देखिए कितना डीप से क्वेश्चन दिया गया है कि फाउंडेशन बोल्ट के अंदर रैग बोल्ट आता है। और रैग बोल्ट का यूज कहाँ किया जाता है? तो रैग बोल्ट का यूज जो होता है भारी मशीनों को सरफेस पे फिट करने के लिए हम रैग बोल्ट का यूज करते हैं, फाउंडेशन बोल्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी मैचिंग पेयर के दोनों भागों को क्या समान होता है? तो मूल आकार समान होता है, वास्तविक आकार समान होता है, समान आकार होता है, ऊपरी सीमा आकार होता है। मैचिंग पेयर का जो होता है दोनों भाग में क्या समान होता है? तो मूल आकार जो होता है आपका समान होता है। मूल आकार समान आकार भागों में भाग के लिए मानक आकार और छिद्र और उसके सॉफ्ट दोनों के लिए समान होता है। यह वह आकार है जो समतल व ठोस आकृति से मिल करके बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे कि किस प्रक्रिया में मशीनीकृत घटक में हाथों से खुरदरे किनारों को साफ और चिकना किया जाता है? तो किस प्रक्रिया में जो है मशीनीकृत घटकों में हाथों से खुरदरे किनारों को साफ किया जाता है? तो हम उसको क्या बोलेंगे? तो उसको डिबरिंग बोला जाता है। डिबरिंग क्या होता है? तो डिबरिंग मशीनीकृत धातु उत्पादनों को गड़गड़ाहट के रूप में जानी जाती है। जानी जाने वाली छोटी खामियों को दूर करने की प्रक्रिया है। मशीनिंग प्रक्रिया धातु को एक टुकड़े को विभिन्न तरीकों में आकार देती है। इस उदाहरण को स्टैंपरिंग बोलते हैं। वर्कपीस में डाई सेट की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 हो जाएगा। निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से किसका उपयोग करके हल्के स्टील को उच्च कार्बन स्टील में परिवर्तित किया जाता है? तो निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके हल्के स्टील को उच्च कार्बन स्टील में परिवर्तित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नॉर्मलाइजिंग, टेपरिंग, एनलिंग, कार्बोराइजिंग। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कार्बोराइजिंग हो जाएगा, जो हल्के स्टील को उत्पादन में जो होता है उच्च कार्बन स्टील में परिवर्तित करता है। तो उसको क्या बोलते हैं? कार्बोनाइजिंग बोलते हैं। कार्बोनाइजिंग एक ऊष्मीय उपचार प्रक्रिया है जिसमें लोहे या स्टील कार्बन की अवशोषित करता है, जबकि धातु को कार्बन युक्त सामग्री जैसे कि चारकोल, कार्बन मोनोऑक्साइड की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि एक छेनी का ऊपरी हिस्सा हेड को तक चैम्फर किया जाता है। तो एक छेनी के ऊपरी हिस्सा जो होता है कितना डिग्री तक के हम चैम्फर कर सकते हैं? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कि 10 से 12 डिग्री तक के हम इसको चैम्फरिंग कर सकते हैं। आगे देखते हैं कि एक झटके में एक सिरे से दूसरे सिरे तक फाइलिंग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फाइलिंग करने का मतलब होता है कि आपका रेती करना। रेती इसके मतलब होता है, फाइलिंग का मतलब होता है कि अवांछित वस्तुओं को, अवांछित मटेरियल को, धातु के जो होता है किसी भी रड पे अगर मानते हैं अवांछित मटेरियल लगा हुआ है तो उसको जो हम फाइलिंग कर करके उस मटेरियल को हटा सकते हैं, या हम साइज में हम ला कर सकते हैं। अगर हमको ओरिजिनल साइज चाहिए तो अगर मानते हैं किसी भी प्रकार के ट्रबल हो रहा है तो उसको फाइल करके घिस करके हम उसको ओरिजिनल साइज में लाते हैं। तो इस प्रकार के फाइलिंग को क्या बोलते हैं? तो क्रॉस फाइलिंग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि बेंच वॉइस का नट किससे बना होता है? तो बेंच वॉइस का नट जो होता है आपका फॉस्फोरस ब्रोंज से बना होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि शंक्वाकार या बोल्ड फनल बनाने के लिए किस स्टैक का यूज किया जाता है? तो शंक्वाकार या बोल्ड फनल बनाने के लिए किस स्टैक का हम उपयोग करेंगे? तो ब्रेक स्टैक, हेचेक स्टैक, फनेल स्टैक, हाफ मून स्टैक। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 36 का जो हो जाएगा सी हो जाएगा कि फनेल स्टैक का यूज करते हैं। फनेल स्टैक का उपयोग शंक्वाकार सुरंग बनाने के लिए किया जाता है। स्टैक एक विशेष एनविल है जिसका उपयोग सीट झुकाने, ग्रूविंग, रिवेटिंग, खोखला आदि करने में किया जाता है। फनल स्टैक का उपयोग पतला काम करने, फनल और सीट धातु को समान शंक्वाकार आकृति को बनाने के लिए की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाए कि ड्रिल चक्स मशीन स्पिंडल पर खाली स्थान के माध्यम से रखे हुए होते हैं। तो ड्रा इन बार, ड्रिफ्ट, चक, नट, आर्बर। तो इसका आंसर हो जाए कि ड्रिल चक मशीन स्पिंडल पर खाली स्थान के माध्यम से रखे हुए होते हैं। तो ड्रा इन बार हो जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा आर्बर हो जाएगा। ड्रिल चक मशीन स्पिंडल के ड्रिल चक के लगे आर्बर के माध्यम से रखा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्बर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि क्रैंक शेफ्ट में किस प्रकार की बेरिंग का उपयोग किया जाता है। तो क्रैंक शेफ्ट में जो होता है आपका चुंबकीय बेरिंग,
तरल बेरिंग, समतल बेरिंग, बॉल बेरिंग। तो अब देखेंगे कि क्रैंक सेफ्ट जो है किस प्रकार के बेरिंग का यूज करते हैं। तो क्रैंक सेफ्ट में जो होता है समतल बेरिंग का यूज किया जाता है। आमतौर पर क्रैंक सेफ्ट क्रैंक केस से जुड़ा होता है, जिसे अलग किया जाता है। मुख्य बेरिंग कैंप का समर्थन करता है। समतल बेरिंग को जर्नल के चारों ओर लपेटा जाता है और चारों ओर लपेटा जाता है, तेल में दबाया जाता है। समतल बेरिंग का उपयोग मुख्य बेरिंग और संयोजित रोड बेरिंग में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे कि स्टील रूल के मदद से, जो आपको स्टील रूल देखे होंगे तो उसके मदद से है हम न्यूनतम माप सकते हैं। तो स्टील रूल के मदद से जो है 0.5 mm हम न्यूनतम माप सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखते हैं गो या नो गो एक प्रकार का है, तो कौन सा है। तो गो या नो गो जो होता है आपका गेज में होता है, इसको क्या बोलते हैं। तो लिमिट गेज बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि किसी धातु का गुण जिसके कारण तार बनाया जाता है। तो देखिए किसी धातु का गुण जो होता है जिसके कारण तार बनाया जाता है तो उसको तन्यता बोलते हैं। इंग्लिश में जो हम उसको डक्टिलिटी बोलते हैं, लचीलापन बोलते हैं, कि जिसको खींच करके तार बनाया जाता है उसको हम डक्टिलिटी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक अर्धगोलाकार की होती है जिसका उपयोग लाइट टॉर्क ट्रांसमिशन करने के लिए किया जाता है। तो देखिए अर्धगोलाकार की होता है जिसका उपयोग जो होता है लाइट टॉर्क ट्रांसमिशन करने के लिए किया जाता है। तो वुडरफ की, सैंडल की, फीदर की, डिग हेड की। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका वुडरफ को अर्धकार कुंजी होते हैं और यह उस शेफ्ट पर फिट होते हैं जिस प्रकार मिलान करने वाले अवकाश काट जाते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका वुड रफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी धातु मोड़ने के लिए उपयुक्त नहीं है। तो देखिए इसमें सबसे पहले देखेंगे हम कि धातु कौन कौन से है। तो देखिए लेड आपका धातु नहीं होता है, तांबा धातु है बट इसको हम आसानी से मोड़ सकते हैं, तार बना सकते हैं। पीतल भी जो है एक प्रकार का धातु ही है लेकिन धातु कम होता है इसमें। लेकिन टंगस्टन को जो है मोड़ करने के लिए उपयुक्त नहीं बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। मेलेट हथौड़ा किसका बना होता है। मैलेट हथौड़ा जो होता है किसका बना होता है। तो मैलेट हथौड़ा जो होता है आपका लकड़ी का बना होता है। और आपको बता दें कि मैलेट हथौड़ा जो होता है लकड़ी का बना होता है और जहाँ पे सीट मेटल वाले काम होते हैं वहाँ पे लकड़ी के हथौड़ा का ही यूज किया जाता है सीट मेटल को साइज देने के लिए। आगे देखते हैं स्पष्ट और महीन रेखाओं को खींचने के लिए किस अंकन का प्रयोग करेंगे। तो देखिए चाइना क्ले चीनी मिट्टी का नहीं करेंगे, चाक पाउडर भी नहीं हो जाएगा, फायर क्ले भी नहीं होगा। तो यहाँ पे पर्सियन ब्लू ओलाइन पेंट का यूज करते हैं स्पष्ट और महीन रेखाओं को खींचने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि के लिए एंगल नट में खांचे बनाए जाते हैं। तो एंगल नट में खांचे क्यों बनाए जाते हैं। तो नट और बोल्ट को कसने के लिए, हुक आदि को उठाने के लिए, जॉब को सीधा रखने के लिए, गर्म घटक को पकड़ने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा कि नट और बोल्ट को कसने के लिए एंगल प्लेट में जो होता है खांचे बनाए जाते हैं। किसमें। तो नट और बोल्ट को कसने के लिए एंगल प्लेट में खांचे बनाए जाते हैं। कोण प्लेट में जो होता है दो समतल सतहें होते हैं, यह पूर्ण रूप से समतली और समकोण पर परिष्कृत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दो मिलते जुलते भागों के बीच का अंतराल किससे मापा जाता है। तो दो मिलते जुलते भागों के बीच का अंतराल जो है हम किसके द्वारा माप सकते हैं। तो हम जो होता है फीलर गेज के द्वारा मापते हैं। फीलर गेज को थिकनेस गेज भी कहते हैं, जिसका उपयोग दो फिटिंग पार्टों के बीच गैप चेक करने के लिए किया जाता है। इसके अलग अलग मोटाई के पत्तियों पर सेट किया जाता है जिन्हें होल्डर में रिपीट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे हम 48 नंबर क्वेश्चन कि होनिंग का प्रयोग किसकी फिनिशिंग के लिए की जाती है। तो कास्ट आयरन के, आंतरिक बेलनाकार सतह के, जटिल नाली सतह के, अनियमित पास्ट के। तो होनिंग का प्रयोग जो होता है फिनिशिंग के लिए, पॉलिश करने के लिए किया जाता है। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका होनिंग एक आकर्षक प्रक्रिया है जिसका उपयोग ज़्यादातर ऊबर खाबर और रिविट छेदों और बाहरी बेलनाकार सतहों के बंधुओं के अपघर्षक पत्थरों का उपयोग करके पॉलिशिंग करने के लिए की जाती है। तो 48 का बी हो जाए कि आंतरिक बेलनाकार सतह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
नेक्स्ट हो जाएगा भी ब्लॉक ग्रेड में उपस्थित होते हैं। तो भी ब्लॉक जो होता है ए और ए से बी तक के ग्रेड में उपलब्ध होते हैं। ए ग्रेड बी ब्लॉक अधिक परिशुद्ध देते हैं तथा बी ग्रेड की परिशुद्धता अपेक्षाक्रम जो होता है कम होता है। बी ग्रेड वाले प्रायः कंपोज ग्रेन कास्ट आयन तथा ए ग्रेड वाले बी ब्लॉक हाई मटेरियल क्वालिटी स्टील की बनी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जब उसके छोटे छेद का आकार सबसे बड़े सॉफ्ट की साइज से ज़्यादा होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं। तो देखिए जब इस सबसे छोटे छेद का आकार जो होता है बड़े शेफ्ट के साइज से ज़्यादा होता है तो हम उसको क्या बोलेंगे। तो इंटरफेरेंस फिट बोलते हैं। तो इसका आंसर क्लीयरेंस फिट बोला जाता है इसको। तो इसका आंसर जो होता है आपका क्लीयरेंस फिट हो जाएगा। जब सबसे छोटे का आकार सबसे बड़े शेफ्ट की साइज से ज़्यादा होता है तो उसको क्लीयरेंस फिट बोला जाता है। और फिट एक ऐसा संबंध है जो असेंबली से पहले उसके आयामी अंतर के संबंध में दो संगम भागों के छिद्र और शेफ्ट के बीच की मौजूदगी को मौजूद होता है। आगे देखते हैं कि फ्यूजन बिल्डिंग का निम्न में से कौन सा उपकरण है। तो देखिए फ्यूजन बिल्डिंग में निम्न में से कौन सा उपकरण है। तो गैस बिल्डिंग हो जाएगा, कोल्ड प्रेशर बिल्डिंग हो जाएगा, रेजी स्टैंड बिल्डिंग हो जाएगा, ब्रिजिंग हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 51 का कि ए हो जाएगा कि गैस बिल्डिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 कि अस्क्राइबर का पॉइंट एंगल कितना होना चाहिए। तो अस्क्राइबर का पॉइंट एंगल जो है आपका 12 से 15 डिग्री होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वायवीय प्रणाली में एंड गेट को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। तो वायवीय प्रणाली में जो होता है एंड गेट को हम किस रूप में जानते हैं। तो वायवीय प्रणाली में दो दबाव बल्ब या दोहरे दबाव वाले बल्ब एंड गेट के रूप में जानते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका दोहरे दबाव वाले बल्ब ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक गोल छेद में टैप द्वारा थ्रेडेड करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो गोल छेद में टैप द्वारा थ्रेड करने की प्रक्रिया को टेपिंग बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है। तो इसको एक और भाषा में रैपिंग भी बोला जाता है। इसको रैपिंग भी बोला जाता है। इसको रैपिंग ही होगा, टेपिंग नहीं होगा, रैपिंग होगा यहाँ पे। इसके जो होता है इसके द्वारा आंतरिक चूड़ी काटी जाती है। हेड में टैपिंग करते समय स्टेट फ्लूड हेड टैप का प्रयोग किया जाता है। इसका निर्माण जो होता है कठोर कार्बन स्टील का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55 नंबर देखेंगे कि निम्नतम माप वाले वर्नियर कैलिपर द्वारा पढ़ा जा सकता है उसे क्या कहते हैं। तो निम्नतम माप वाले वर्नियर कैलिपर द्वारा पढ़ा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं। तो अल्पतमार्क बोलेंगे, वास्तविक पाठ्यांक शून्य त्रुटि बोलेंगे, मुख्य स्केल रीडिंग बोलेंगे, शून्य रीडिंग बोलेंगे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका अल्पतमांक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वर्नियर कैलिपर में स्केल में कम से कम 0.02 mm की गिनती हो सकती है। मतलब कि इसका आंसर हो जाएगा 0.02 mm जो होता है इसका लीस्ट काउंट होता है वर्नियर कैलिपर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हीट ट्रीटमेंट ऑपरेशन द्वारा स्टील की कठोरता बढ़ाई जाती है और भंगुरता कम की जाती है, इसे क्या कहते हैं। तो इसको टेम्परिंग बोलेंगे। केस हार्डनिंग मजबूत बनाना हो जाएगा, नॉर्मलाइजिंग हो जाएगा, एनिलिंग हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका हीट ट्रीटमेंट ऑपरेशन द्वारा स्टील की कठोरता बढ़ाई जाती है और भंगुरता कम की जाती है, इससे हम क्या बोलते हैं। तो इसको हम टेम्परिंग बोलेंगे। 56 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वर्नियर कैलिपर का न्यूनतम मान कितना होता है। तो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट जो होता है आपका 0.02 mm होता है। 0.02 इंच नहीं होता, 0.02 mm में होता है। इंच काटिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सीट के 2 या 2 से अधिक टुकड़ों को काटना क्या कहलाता है। तो देखिए सीट के 2 या 2 से अधिक टुकड़ों को काटना नॉचिंग हो जाएगा, ग्रूविंग हो जाएगा, लॉसिंग हो जाएगा, पार्टिंग हो जाएगा। तो सीट के 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में काटना क्या कहलाता है। तो पार्टिंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से कौन कंपैरेटर का प्रयोग नहीं है। तो मैनुअल हो जाएगा, वायवीय हो जाएगा, हाइड्रोलिक हो जाएगा, ऑप्टिकल हो जाएगा। तो निम्न में से कौन जो है कंपैरेटर का प्रयोग नहीं होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 59 का ए हो जाएगा। मैनुअल जो होता है कंपैरेटर का प्रयोग नहीं होता है। कंपैरेटर एक अप्रत्यक्ष प्रकार का उपकरण होता है जिसकी सहायता से किसी वर्क पीस को अज्ञात आयाम की तुलना में कार्यशील मानक से की जाती है।
कंपैरेटर का प्रयोग जो होता है यांत्रिक कंपैरेटर में किया जाता है, इलेक्ट्रिक कंपैरेटर होता है, ऑप्टिकल कंपैरेटर होता है, न्यूमेटिक कंपैरेटर होता है, लेकिन मैनुअल कंपैरेटर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक हेलो पिंच का उपयोग में छिद्र करने में किया जाता है। तो हेलो पिंच जो होता है इसका उपयोग जो होता है चमड़ा में किया जाता है, पतले सीट में की जाती है। इस तरह में जो होता है आपका होलो पिंच का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी मैट्रिक माइक्रोमीटर का न्यूनतम काउंट कितना होता है। तो किसी मैट्रिक माइक्रोमीटर का न्यूनतम काउंट जो होता है आपका 0.01 mm होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ACME थ्रेड का कोण कितना होता है। तो ACME थ्रेड का कोण जो होता है 55 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 29 डिग्री जो होता है आपका ACME थ्रेड का कोण होता है। आगे देखते हैं कि किस प्रकार के नट को अंगूठे और अंगुली से आसानी से खोला जाता है। तो अंगूठे से और अंगुली से जो हम आसानी से किस प्रकार के नट को खोलेंगे, लॉक नट हो जाएगा, विंग नट हो जाएगा, कैप्टन नट हो जाएगा, डोम नट हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कि अंगुली और अंगूठे से विंग नट को हम आसानी से खोल सकते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा विंग नट हो जाएगा। जैसे कि देखिए कहीं पे अगर ज़्यादा काम करने के लिए कसना हो फिर खोलना हो, कसना हो या फिर खोलना, जैसे कि हम वर्नियर कैलिपर वगैरह में देखेंगे जो नट का यूज किया जाता है वहाँ पे हम विंग नट का ही यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के प्रत्येक मुख स्केल का विभाजन होता है। तो देखिए वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के 5 मिनट को सटीकता से कोण को सटीकता से मापा जाता है। कोणीय मापन के लिए उद्देश्य डायल को पूरी परिधि डिग्री में आंशिक किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बेरिंग समानतः किससे बना होता है। तो बेरिंग जो होता है समानतः किससे बना होता है। तो बेरिंग समानतः जो होता है गन मेटल से बना होता है, टीन से बना होता है, हल्का स्टील से बना होता है, कास्ट आयरन से बना होता है। तो बेरिंग गन मेटल, ब्रोंज, पित्तल, कास्ट आयरन से बना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि टेपर टर्निंग के लिए लेथ मशीन का कौन सा हिस्सा काम करता है। तो देखिए जब हम टेपर टर्निंग कर रहे हैं, लेथ मशीन में जब हम टेपर टर्निंग कर रहे हैं तो उस कंडीशन में जो है लेथ मशीन का कौन सा हिस्सा काम करता है। तो देखिए क्रॉस स्लाइड वाला जो हिस्सा इस प्रकार का होता है, क्रॉस स्लाइड वाला हिस्सा, इसी के द्वारा हम काम करते हैं टेपर टर्निंग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस ऑपरेशन में जिग सांचे का उपयोग नहीं होता है। तो देखिए मिलिंग, टेम्परिंग, रीमिंग, ड्रिलिंग। तो देखिए रीमिंग में सांचे का उपयोग किया जाता है, ड्रिलिंग में भी किया जाता है, टेम्परिंग में भी किया जाता है, बट मिलिंग में जो होता है हम सांचे का उपयोग नहीं करते हैं। जब जिग्स और फिक्सर उत्पादन उपकरण है जिसका उपयोग जो होता है प्रतिरूपी और अंतः परिवर्तनीय भागों को सटीक निर्माण करने के लिए किया जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि धातुओं को किस भौतिक गुण के कारण उन्हें पीट करके चादर बनाई जाती है। तो धातुओं को पीट करके चादर जो है आघातवर्धनीय गुण के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किस फोर्जिंग ऑपरेशन में कोई विशेष डाई का उपयोग नहीं होता है। तो निम्नलिखित में से किस फोर्जिंग ऑपरेशन में जो होता है किसी विशेष डाई का उपयोग नहीं होता है। तो देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा मशीनिंग फोर्जिंग, प्रेस फोर्जिंग, ड्रॉप फोर्जिंग। तो इसका आंसर जो हो जाएगा स्मिथ फोर्जिंग। स्मिथ फोर्जिंग ऑपरेशन में जो होता है किसी भी प्रकार के डाई का उपयोग नहीं किया जाता है। फोर्जिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पदार्थों को केंद्रित संपीड़ित बलों के अनुप्रयोग द्वारा मैन्युअल रूप से बिजली हथौड़े, दबाव या विशेष फोर्जन मशीन द्वारा आकार दी जाती है। जैसे कि आप देखिए एज एग्जाम्पल में ईंट को देखिए, ईंट को कैसे बनाया जाता है। तो ईंट को बनाने के लिए हमको फोर्जिंग किया जाता है, और फोर्जिंग जैसे कि ईंट को बनाने के लिए ऊपर से थोड़ा सा हल्का सा दबाव देते हैं, उसके बाद ईंट बन जाता है। इसी प्रकार के फोर्जिंग भी मटेरियल है। इस प्रक्रिया में लोहार के चूल्हे में स्टोव को गर्म करते हैं और फिर उन्हें निहाई में पीटना शामिल होता है। वांछित आकार प्राप्त करने के लिए प्रचालक को वार बीच घटक को प्रकलित करना होता है। किसी भी डाई का उपयोग वांछित आकार प्राप्त करने के लिए नहीं किया जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा स्मिथ फोर्जिंग हो जाएगा। आगे देखते हैं कास्ट आयरन या कच्चा लोहा को किसी खाली स्थान में अयस्क को प्रसंकरित करना और आसानी से प्राप्त करना क्या कहलाता है। तो पुडिंग फर्नेस कहलाएगा, ब्लास्ट फर्नेस या आग भट्टी कहलाएगा, क्यूपोला फर्नेस कहला जाएगा, ओपन हथ फर्नेस कहलाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा क्यूपोला फर्नेस हो जाएगा। क्यूपोला
क्यूपोला भट्टी धातुओं को पिघलने वाली एक युक्ति है जिसकी प्रयोग से लोहा और अलौह धातुओं को पिघलाया जाता है। क्यूपोला भट्टी का आविष्कार जो होता है चीन में किया गया था। इस भट्टी का उपयोग जो है अधिकांश कास्ट आयन के लिए किया जाता है। क्यूपोला भट्टी में एक बेलनाकार सेल होता है। यह स्टील की मोटी प्लेटों के से तैयार किए जाते हैं जिसकी मोटाई जो होता है आपका 6 से 12 mm तक होता है। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका क्यूपोला भट्टी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किस एक टूल रेस्ट के रूप में जाना जाता है। तो टूल रेस्ट के रूप में किसको जाना जाता है? तो क्रॉस स्लाइड को, कंपाउंड स्लाइड को, लीड स्क्रू को, गियर बॉक्स को। तो गियर बॉक्स जो होता है आपका रेस्ट टूल नहीं होता है, इसको काट दीजिए। तो 72 का जो हो जाएगा आपको 71 का जो हो जाएगा आपका खारद वह मशीन का उपकरण है जो वस्तु को केंद्र और आधार के बीच को पकड़ता है और वस्तु को इसकी स्वयं को अक्ष को घुमाता है। तो इसका हो जाएगा कंपाउंड रेस्ट, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस उपकरण का उपयोग कोनों को मापने के लिए नहीं करते हैं? तो देखिए ऑप्टिकल फ्लैट का किया जाता है, कोलिनीमीटर का भी किया जाता है, बेवल प्रोटेक्टर के द्वारा कोण को मापा जाता है, बट वर्नियर कैलिपर के द्वारा जो हम कोनों को नहीं माप सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 72 का जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी ड्रिल बीट का पॉइंट एंगल कितना होता है? तो किसी भी ड्रिल बीट का पॉइंट एंगल जो होता है आपका 118 डिग्री होता है। एक ड्रिल बीट की मानक बिंदु 118 डिग्री होती है तथा इसका हेलिक्स कोण जो होता है आपका 24 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि M10 टैप के लिए निम्न में से कौन सी ड्रिल साइज उपयुक्त होती है? तो देखिए M10 टैप के लिए कौन सी डायल जो होता है आपका फिट होता है? तो देखिए M टैप के लिए 8.5 mm ड्रिल साइज जो होती है उपयुक्त होती है। टैप के ड्रिल आकार को क्या बोलते हैं? प्रमुख न्याय माइनस पिच। तो इसका पिच जो होता है 1.5 होता है। तो ये 10 में अगर 10 में 1.5 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 8.5 हो जाएगा। M10 वाले के पिच कितना होता है? तो 1.5 जो होता है इसका पिच होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 74 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जब रिविट ड्रिज के नोब पर खराब छेद उत्पन्न होती है तो इसका संभावित कारण क्या होता है? तो देखिए फीड दर को बहुत अधिक हो जाना, यही हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा कि जब फीड दर बहुत अधिक होने के कारण रिविट ड्रिल से नोब पर रफ छिद्र उत्पन्न हो जाती है। इस ड्रिल में कर्तन किनारे नुकीली नहीं होती हैं, इसमें शीतलता प्रभावित होती है। समांतः कार्बन स्टील में ड्रिल किए गए छेदों की गहराई व्यास के 10 गुना अधिक होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 75 का ए हो जाएगा। और इसी तरह से जो है आपका 75 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का समाप्त होता है। और आपको बता दें कि जितने भी मैकेनिकल ट्रेड वाले हैं, फिटर हो जाएंगे, टर्नर हो जाएंगे, उसके बाद आपका बिल्डर हो जाएंगे, ये सभी जो होंगे प्लम्बर हो जाएंगे, ये सभी होंगे। ये वाले चैप्टर को देख करके जाएंगे। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जो कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक पिन किया गया है। क्योंकि ये प्रीवियस ईयर पेपर है और प्रीवियस ईयर रेलवे का मोड होता है कि प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो आप आइए और इसको एक बार जरूर रीड कीजिए। इसी तरह से वीडियो जो होता है समाप्त होता है। धन्यवाद।